तो अपन देखते हैं कौन सा न्यायपालिका। तो उदाहरण पहले देखते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका न केवल संविधान की संरक्षक है, बल्कि सामाजिक क्रांति में सक्रिय भागीदारी भी निभाती है। ये नेहरू जी ने बोला था। फिर अपन इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं 124, जिसमें लिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। फिर 125 न्यायाधीशों का वेतन। फिर 129 तो अभिलेख न्यायालय होना। फिर है 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ पे होगी। 131 है मूल क्षेत्राधिकार। फिर 132 में कुछ मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। फिर है 133 नागरिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 134 है आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 136 है अपील की विशेष अनुमति। 137 है निर्माण या आदेशों की समीक्षा। 141 है कानून को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित करना। ठीक है। फिर है 144 है न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरणों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। उसके बाद 145 प्रक्रिया के नियम। 215 है अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। फिर उसके बाद है 217 तो न्यायालय की नियुक्ति और पद शर्तें किसमें हाई कोर्ट में। 222 है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। फिर है 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण और 323 बी है अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण। फिर अन्य महत्वपूर्ण डेटा देखें तो इसमें बताया है कि लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें से 0.16% उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है, 12.30 है उच्च न्यायालय में और 87.54 है अधीनस्थ न्यायालयों में। फिर अधीनस्थ न्यायालयों में कितनी 38% सीटें अभी खाली हैं, ये बताया है। फिर अपन आगे देखते हैं। तो आगे है अपना टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं? तो अल्लाथी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी हिस्से के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में सबसे अधिक शक्तियाँ हैं। फिर अपना आता है क्षेत्राधिकार। जो क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार दिया है 131 में, ठीक है, अनुच्छेद 131 में। यहाँ पे भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच मतभेद, विवाद या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों में मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 से 136 में है, जिसमें निचली अदालतों से अपील सुनता है, जैसे कि निर्भया मामले में सुना था, विशेष अनुमति याचिका के तहत 136 वाले से। फिर सलाहकारी क्षेत्राधिकार 143 में है, जिसमें राष्ट्रपति सलाहकार क्षेत्राधिकार के माध्यम से महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है, जैसे कि 2G मामले के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति का संदर्भ हुआ था। फिर एक क्षेत्राधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकारों को लागू करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्यक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है। फिर अन्य शक्तियाँ। तो अन्य शक्तियों से पहले इसके वापस क्षेत्राधिकार देख लेते हैं अपन कौन-कौन से थे। एक तो मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और वृहद क्षेत्राधिकार। फिर अन्य शक्तियों में बताते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जैसे कि एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद या राज्य विधानसभा सभाओं द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है। फिर न्यायालय की अवमानना के लिए अनुच्छेद 129, तो इसमें न्यायालय का अनादर या बाधा डालने पर दंड दे सकता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कानूनी दुष्स्पष्टीकरण अनुच्छेद 141, जिसमें बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विधायी शक्तियां प्रदान करता है ये, जैसे कि विशाखा दिशा निर्देश में कानूनी स्पष्टीकरण के लिए। फिर कार्यकारी शक्तियां, जिसमें अनुच्छेद 142 का उपयोग करके किसी भी मामले में पूर्ण न्यायालय के लिए आवश्यक कोई भी डिग्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणामों को पलटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। तो ये हो गई इसकी कुछ अन्य शक्तियाँ, कौन-कौन सी? न्यायिक समीक्षा, न्यायालय की अवमानना, कानूनी स्पष्टीकरण और कार्यकारी शक्तियाँ। फिर है न्यायपालिका की भूमिका। तो न्यायपालिका की भूमिका है संविधान के संरक्षक के तौर पे कानून और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति है इसके पास। उदाहरण है केशवानंद भारती मामला। फिर कानून के शासन को बढ़ावा देना इसका अन्य भूमिका है, जैसे ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के समय इन्होंने आपातकालीन स्थिति में कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए थे। फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में, जैसे कि श्रेय सिंघल केस आईटी एक्ट की धारा 66 ए को अमान्य घोषित कर दिया। फिर संघीय न्यायालय के तौर पे राष्ट्रपति शासन पर एसआर
बॉम्बई का निर्णय, तो राष्ट्रपति शासन पे एसआर बॉम्बई वाला निर्णय। फिर है नियंत्रण व संतुलन का कार्य करता है, जो कानूनों को लागू और उल्लंघन के लिए दंड देता है, जैसे चुनावी बॉन्ड पर फैसला। फिर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, कानून और सरकारी कार्य के संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप है या नहीं, उसको चेक करता है केशवानंद भारती निर्णय। फिर शक्तियों के पृथक्करण की रक्षा करता है, जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में। ठीक है। फिर न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो के एच पुट्टुस्वामी बना भारत संघवाद में सरकारी घुसपैठ के खिलाफ गोपनीयता अधिकारों का बचाव किया। फिर है अगला, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, जैसे कि विशाखा विशाखा दिशा निर्देश। तो और क्या कर शक्तियां हैं इनके भूमिका, जैसे संविधान के संरक्षक के रूप में, कानून के शासन को बढ़ावा देने में, मौलिक अधिकारों के संरक्षक में, संघीय न्यायालय के तौर पे, और नियंत्रण और संतुलन कर्ता के तौर पे, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कर्ता के तौर पे, शक्तियों के पृथक्करण की रक्षा करना, न्यायिक स्वतंत्रता संरक्षण करना, न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण, फिर कानूनी मिसालें स्थापित करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। फिर इसके समस्याएं क्या हैं? तो समस्या है संरचनात्मक मुद्दे हैं, पहले तो लंबित हैं, भारत की सभी अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। फिर प्रमुख वादी सरकार है, प्रमुख वादी के रूप में सरकार, तो लगभग आधे मुकदमे सरकारी मुकदमे हैं। फिर राजनीतिक मामले, जिसमें नियुक्ति, राजनीतिक, तो पहला हो गया समस्या में संरचनात्मक में लंबित और विलंब, और प्रमुख वादी के रूप में सरकार। फिर राजनीतिक मामलों में नियुक्ति, तो उच्च न्यायालय कोलिजियम की 70 सिफारिशें सरकार के पास 10 महीनों से अधिक समय से लंबित हैं, तो नियुक्ति में। फिर एमओपी का मुद्दा, तो इस पे कोई जवाब नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक। फिर है संस्थागत मुद्दे, जिसमें न्यायिक जवाबदेही का अभाव है, अस्पष्ट निर्णय, कार्य में देरी, कदाचार के आरोप, और राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही आयोग जैसे निरीक्षण तंत्र का अभाव है, तो न्यायिक जवाबदेही का अभाव है। फिर रिक्तियां हैं, फिर है कम कार्य दिवस, 200 से भी कम दिन का कार्य दिवस रहता है। फिर डिजिटलीकरण, जिसमें 31% ग्रामीण और शहरी 67% इंटरनेट का उपयोग करते हैं बस। ठीक है। फिर न्यायालय की अवमानना का दुरुपयोग करते हैं, जैसे प्रशांत भूषण मामले में। ठीक है। तो नागरिक समाज और विशेषज्ञों को चिंता है कि अवमानना का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर अगला है आपराधिक न्याय प्रणाली, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। तो पहले संरचनात्मक में थे लंबित और प्रमुखवादी के रूप में सरकार, फिर राजनीतिक मामलों में नियुक्ति और एमओपी का मुद्दा, फिर संस्थागत मुद्दों में आते हैं न्यायिक जवाबदेहिता का अभाव, रिक्ति, कम कार्य दिवस, फिर डिजिटलीकरण और न्यायालय की अवमानना का दुरुपयोग। फिर आगे चौथा कौन सा, आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें पुराने कानून है और अक्षम कानून व्यवस्था तंत्र है। ठीक है। जिसमें दोष सिद्धि पर कितनी है, 45 से 50% के आसपास है। दो सिद्धि सिर्फ 45 से 50% के आसपास के मामलों में हुई है। फिर सक्रियता, तो सक्रियता में जनहित याचिका पीआईएल, जिसमें बढ़ती जनहित याचिका के कारण लंबित मामले और अनावश्यक देरी हो रही है। फिर अनुच्छेद 142 और 141, जिसमें अलग अलग बेंच अलग अलग व्याख्याएं करती हैं। फिर है निचली न्यायपालिका, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, प्रतिभा आकर्षण, जिसमें जो एक जिला अधिकारी का प्रारंभिक वेतन लगभग 45 से 50,000 प्रति माह है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में काफी कम है। तो प्रतिभा आकर्षण, ठीक है। फिर दूसरा इसमें दिक्कत है कम पदोन्नति, तो पदोन्नति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद है, और भ्रष्टाचार, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया है 93 रैंक है भारत की। फिर नागरिक नागरिक में दिक्कत है, ऐसे पहुंच केवल दिल्ली में उपस्थित है। फिर जटिलता है, कानून और प्रक्रियाओं में जटिलता के कारण बिना कानूनी सहायता के न्याय प्राप्त करना कठिन है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो नागरिकों के लिए दिक्कत है पहुंच की और जटिलता की। निचली अदालतों में दिक्कत है प्रतिभा आकर्षण की, कम पदोन्नति की और भ्रष्टाचार की। फिर सक्रियता में दिक्कत है जनहित याचिका की और अनुच्छेद 141 और 42 की। फिर आपराधिक न्याय प्रणाली में दिक्कत है पुराने कानून है और अक्षम कानून तंत्र है। फिर संस्थागत दिक्कतें, न्यायिक जवाबदेहिता का अभाव है, रिक्तियां हैं, कम कार्य दिवस हैं, डिजिटलीकरण की दिक्कत है, न्यायालय की अवमानना। फिर राजनीतिक मामलों में नियुक्ति और एमओपी का मुद्दा, और संरचनात्मक में है लंबित और प्रमुखवादी के रूप में सरकार है। अपन आगे देखते हैं न्यायिक नियुक्ति। तो न्यायिक नियुक्तियां
केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ तक जाती हैं। किसने बोला है? एम.एन. वेंकटचलिया ने। और संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या है न्यायिक नियुक्ति से रिलेटेड? 124 अनुच्छेद में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जानी चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश से उन उनकी अपनी नियुक्ति को छोड़कर सभी नियुक्तियों में परामर्श लिया जाना चाहिए। तो ये 124 में दिया गया है। फिर 217 है, उसमें दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाने चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाना चाहिए। फिर है कॉलेजियम प्रणाली और उसका विकास। तो ये इस अधिनियम का कहीं पे भी संसद के किसी अधिनियम से नहीं है इसका विकास, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुआ है। पहला है एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, प्रथम न्यायाधीश मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 124(2) और 217 में परामर्श शब्द का अर्थ सहमति नहीं है बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत संघ 1993, इसमें परामर्श की परिभाषा को बदलकर सहमति कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। और इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे। फिर तृतीय न्यायाधीश मामला 1998, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार किया और मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल किया और अधिकांश न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी अधिनियम 2014, तो कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का एक प्रयास था और न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई पर जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, तो ये कॉलेजियम प्रणाली थी। फिर कॉलेजियम प्रणाली से जुड़े मुद्दे, तो न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जिससे शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। फिर पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव है, तो उम्मीदवारों के चयन, अस्वीकृति और स्थानांतरण के पीछे के कारणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण सीमित है। फिर है अंकल जज सिंड्रोम, तो विधि आयोग ने भाई भतीजावाद विशेषाधिकार व्याप्त है इस चीज की बात की थी। तो विधि आयोग ने कहा था भाई भतीजावाद और राजनीतिक विशेषाधिकार व्याप्त है कॉलेजियम प्रणाली में। फिर न्यायिक रिक्तियां और विशाल बैकलॉग को भरने में विफल है। ठीक है, फिर औसत दर्जे को बढ़ावा, तो उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीशों को चुनने की सीमा होती है। कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की अनदेखी की जाती है, तो औसत दर्जे को बढ़ावा दिया जाता है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। फिर कॉलेजियम के लिए संस्थागत समर्थन का अभाव है और हाशिए पर पड़े समुदायों का खराब प्रतिनिधित्व है, जिसमें एसटी तो है 1.3%, एससी है 2.8% और महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अभाव है। वर्तमान में केवल 33 में से 4 महिला जज हैं। ठीक है, फिर आगे की राह देखें, तो आगे की राह में बताएंगे एमओपी को अंतिम रूप देना चाहिए जिससे पारदर्शिता, पात्रता मानदंड, उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतों के लिए तंत्र जैसी स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। फिर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, तो इसका गठन किया जाना चाहिए जिससे निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की गुणवत्ता में सुधार हो। फिर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर एक खोज सह मूल्यांकन समिति का गठन किया जाना चाहिए, खोज सह मूल्यांकन समिति का गठन किया जाना चाहिए। फिर सेकंड एआरसी की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक परिषद एनजेसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होगी। फिर भारत के विधि आयोग की सिफारिश को मानना चाहिए जिसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष उच्च न्यायालय के लिए और उच्चतम न्यायालय के लिए 68 वर्ष की जाए। फिर बढ़ती विविधता, तो नियुक्ति करते समय महिलाओं और वंचित हाशिए पर रहने वाले वर्गों की समावेशिता का ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर जन भागीदारी को मजबूत करना, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के माध्यम से नागरिक समाज के प्रतिनिधित्व भी शामिल किए जा सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं, जैसे यूके के लिए स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर सकते हैं या फिर जर्मनी की तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से।
अब निष्कर्ष क्या है? तो सरकार, संसद, न्यायपालिका को एक दूसरे के साथ समन्वय करके सर्वोत्तम संभव प्रणाली तैयार करनी चाहिए, जिससे अदालतों और सरकार के बीच टकराव से बचा जा सके, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और जनता का विश्वास बढ़े। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपना अगला आता है कौन-सा? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है सरकार की अन्य शाखाओं के कार्यों की समीक्षा करने की अदालतों की शक्ति, विशेष रूप से विधायी और कार्यकारी कार्यों को असंवैधानिक बताकर अमान्य करने की अदालत की शक्ति। अब संविधान में कहाँ से लिखा हुआ है ये? तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 में, जिसमें अनुच्छेद ये न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र है और अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा है, क्योंकि इनके बिना संविधान में अन्य मौलिक अधिकारों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 131 और 134 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया हुआ है, वहाँ से भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अनुच्छेद 135, जिसमें मौजूदा कानूनों के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग। फिर अनुच्छेद 136, जिसमें जनहित याचिका। फिर अगले आते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। तो ये तो हो गई न्यायिक समीक्षा कहाँ-कहाँ पे दी है, अनुच्छेद 13 में, 32, 226 में, फिर 131 से 134 में, अनुच्छेद 135 में और अनुच्छेद 136 में। फिर महत्वपूर्ण निर्णय, तो ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें बोला गया था कि संविधान सर्वोच्च है और प्रत्येक कानून को संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए और तय करना चाहिए कि न्यायालयों को यह तय करना न्यायालयों का बाध्यकारी कर्तव्य है कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं। फिर मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बिना कानूनों की सरकार नहीं होंगे, कानूनों के शासन एक भ्रम बन जाएगा और मौलिक अधिकार केवल सजावट का एक टुकड़ा बन जाएगा। फिर सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ, इसमें बोला था न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। फिर न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप से है। कानूनों की व्याख्या के साथ-साथ नीति निर्माण में हस्तक्षेप में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का प्रतीक है ये। तो नीति निर्माण में हस्तक्षेप में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का प्रतीक है। फिर न्यायिक सक्रियता में अपन देखते हैं, तो पीएन भगवती ने बोला था न्यायिक सक्रियता कोई विचलन नहीं है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों के हाथ में एक आवश्यक उपकरण है। फिर इसका इतिहास छोड़ते हैं और इसका महत्व देखते हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए जनहित को कायम रखता है, जैसे बेजुबान के हितों को कायम रखने के लिए याचिकाओं की शुरुआत हुई हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा और विस्तार के लिए जरूरी है, जैसे निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मानना। के एस पुट्टुस्वामी निर्णय। फिर है नए सामाजिक सुधारों के पक्ष में निर्णय, जैसे मंदिर और मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। इसमें जो ट्रांसजेंडर हैं उनको अपने लिंग की स्वयं पहचान करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। तो सामाजिक न्याय जनहित याचिका कायम जनहित को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा और विस्तार के लिए। फिर नए सामाजिक सुधारों के पक्ष में निर्णय के लिए और राष्ट्रीय विधिक सेवा, और इनको देख लेंगे, ठीक है। फिर है राजनीतिक न्याय के तौर पे कैसे है, तो यह सुनिश्चित करके कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करती है कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है, तो यह सुनिश्चित करती है। फिर आगे विधायी शून्यता को भरती है, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करके, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। फिर आर्थिक न्याय, जैसे उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर पर्यावरण न्याय, जैसे एमसी मेहता बनाम भारत संघ, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कई फैसले जारी किए। तो ये हो गए कौन से अपने इसके न्यायिक सक्रियता का महत्व, सामाजिक और राजनीतिक। फिर है न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक क्या है? जहाँ न्यायपालिका अपने कानूनी अधिकार या अधिकार क्षेत्र से आगे निकल जाती है और ऐसे निर्णय लेकर जो सरकार की अन्य शाखाओं द्वारा उचित रूप से लिए जाने चाहिए थे। तो इसके लिए केस है कुछ, जैसे श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ। तो यह अनिवार्य कर दिया कि भारत के सभी सिनेमा घरों में पिक्चर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा।
फिर अरुण गोपाल बनाम भारत संघ, इसमें दिवाली के दौरान आतिशबाजी चलाने के लिए समय दिया गया। फिर मनु बारनवाल बना भारत संघ, इसमें संसद द्वारा नया कानून बनाने जाने तक सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र समिति का आह्वान किया गया। फिर न्यायिक अतिरेक से जुड़े मुद्दे क्या हैं? तो यहाँ पे शक्तियों के पृथक्करण में हस्तक्षेप होता है, समानांतर विधायी और कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। फिर उत्तरदायित्व की कमी है, क्योंकि न्यायाधीश जनता के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होते हैं। न्यायिक अतिरेक के कारण जवाबदेहिता के ये ठीक है, बस यही है। फिर विशेषज्ञता का अभाव होता है, विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता की कमी होती है। फिर न्याय वितरण प्रणाली में देरी और न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है इसके कारण। फिर न्यायपालिका पर जनता का विश्वास का प्रभाव, तो न्यायपालिका पर जनता के विश्वास का प्रभाव होता है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि में न्यायपालिका द्वारा उपेक्षा की अभिव्यक्ति हो सकती है और लोकतंत्र की संस्था में जनता का विश्वास कम हो जाएगा। फिर अप्रत्याशित, तो क्योंकि न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत और कल्पनाओं के अनुसार निर्देश जारी कर सकते हैं। तो अतिरेक से जुड़े मुद्दे क्या हैं? शक्तियों के पृथक्करण में हस्तक्षेप होता है, उत्तरदायित्व की कमी होती है, विशेषज्ञता का अभाव होता है, न्याय वितरण प्रणाली में देरी हो जाती है, न्यायपालिका पर जनता के विश्वास के कारण लोकतंत्र की संस्था में जनता का विश्वास कम हो जाता है, और अप्रत्याशित। तो ये इसके कुछ हो गए। फिर अपन आगे चलते हैं। तो आगे की अगला है पीआईएल, जनहित याचिका। तो भारत में जनहित याचिका, तो न्यायमूर्ति भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा डीपीएसपी के अनुच्छेद 39A न्याय तक समान पहुंच की खोज में इसका नेतृत्व किया गया था। और भारत में जनहित याचिका की अवधारणा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 के मामले में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, यहाँ पीएन भगवती ने जनहितैषी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका का संज्ञान लिया था, और इसका उद्देश्य न्याय को गरीब जनता तक पहुंच में लाना है। न्याय को गरीब जनता की पहुंच में लाना है और मानवता के सबसे कम दृश्यता वाले क्षेत्र का गठन करते हैं, जो ठीक है। फिर अपना आगे चलते हैं, जनहित याचिका का महत्व क्या है? तो जनहित याचिका का महत्व है अनुच्छेद 32 की पहुंच का विस्तार होता है, जिसमें अनुच्छेद 32 की प्रयोज्यता को व्यापक बनाया है, सक्रिय नागरिकों को जनता के व्यापक हित में कानूनी कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाया है, तो इसका विस्तार हुआ है। फिर न्याय तक पहुंच बढ़ी है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। फिर न्यायपालिका को सशक्त बनाया है, न्यायपालिका को तो सार्वजनिक महत्व के मामलों में स्वतः कार्रवाई करने के लिए अदालतों को सशक्त बनाकर भारतीय न्यायपालिका को सशक्त बनाने में योगदान किया है। फिर सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया है, जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को संबोधित करते हैं। फिर हाशिए पर पड़े समूह के अधिकारों की रक्षा हुई है, जैसे बंधुआ मजदूरों, कैदियों, झुग्गी झोपड़ी निवासियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूह के अधिकारों की रक्षा। तो क्या क्या है जनहित याचिका का महत्व? विस्तार हुआ है 32 का, न्याय तक पहुंच बढ़ी है, न्यायपालिका को सशक्त बनाया है, और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उत्प्रेरक बने हैं, और हाशिए पर पड़े समूह के अधिकारों की रक्षा की है। फिर जनहित याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन से हैं? तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984, इसमें गैर सरकारी संगठन द्वारा ये पहली बार जनहित याचिका दायर की गई, जिनमें सभी बंधुआ मजदूरों को रिहा करने के आदेश दिए गए। फिर एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987, इसमें नागरिकों के पर्यावरण अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व सिद्धांत को पूर्ण दायित्व सिद्धांत से बदल दिया। और विशाखा एवं अन्य बनाम भारत संघ, भारत के राजस्थान राज्य एवं अन्य 1997 के मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू हुआ। फिर इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं? तो जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसको प्रॉक्सी इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन कहने लगे हैं। फिर समाधान में देरी, बड़ी संख्या में लंबित मामलों और रिक्तियों के कारण जनहित याचिका मामलों के समाधान में लंबी देरी हुई है। फिर अदालतों पर अत्यधिक बोझ हुआ है, पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित है और जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या के कारण अत्यधिक बोझ बढ़ गया है। फिर न्यायिक अतिरेक, सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरण मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कभी-कभी न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिरेक के मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, और फिर एक है कई एनजीओ कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदिता को निपटाने के लिए प्रॉक्सी लिटिगेशन के रूप में याचिका दायर कर रहे हैं, तो ये इससे जुड़े मुद्दे हैं। जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है, समाधान में देरी हुई है, अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है, न्याय अतिरेक भी के मामले भी सामने आ रहे हैं। फिर आगे की राह क्या है?
तो वैध मामलों और तुच्छ मामलों के बीच संतुलन बनाया जाए, ठीक है? फिर है प्रथम चरण जिसमें जाँच हो, जाँच के लिए एक स्क्रूटनी पैनल या विशेष पीआईएल सेल स्थापित की जा सके। फिर फालतू जनित याचिकाओं के खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान हो और कोर्ट को पूरी संतुष्टि होना चाहिए याचिका पर विचार करने से पहले, पर्याप्त सार्वजनिक हित शामिल है या नहीं है।